आइए दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है अनुराधा। विवाह के लिए सामान्य स्वीकृत अथवा निर्धारित आयु की सीमा को काफी अधिक लांघ जाने पर भी लड़की जितनी कम आयु की बताई जा सकती थी, उतना सब कुछ किए जाने पर भी अनुराधा का विवाह हो जाने की कोई संभावना अब बिल्कुल नहीं रही। अब तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि लड़के वाले इतनी बड़ी आयु की लड़की की ओर पहले तो देखते ही नहीं। यदि कहीं से दबाव पड़ता है तो उस प्रसाद में रुचि नहीं लेते। इतना ही नहीं, उल्टे उस पर फब्तियां कसने से भी नहीं चूकते। अनुराधा के बारे में अब तो मजाक के नाम पर भी किसी को भी चर्चा करना नहीं सुहाता। अनुराधा की घटना का संबंध कोई बाबा आदम के जमाने से नहीं है, अपितु आजकल से है। आज के युग में भी इस बेचारी की जन्मपत्री मिलाने और खून-शील की जाँच-परख करने में ये लड़की 23 की आयु पार कर गई, किंतु उपयुक्त वर न मिल सका। ये तथ्य अविश्वसनीय लगने पर भी निंदनीय सत्य है। आज सवेरे इस गांव के नए जमींदार कलकत्ता निवासी हरिहर घोषाल की कचहरी में एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई थी। गांव को देखने हरिहर के लड़के विजय ने चुरूट नीचे रखते हुए कहा, क्या गगन चटर्जी की बहन मकान नहीं छोड़ती और अपनी बात है जो हमसे कहना चाहती है? विजय ने क्रोध स्वर में कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें अपना मकान खाली कराने के लिए किराएदार के पास चलकर जाना पड़ेगा। इस पर नौकर के चुप रहने पर भी विजय उत्तेजित होकर बोला, उसे आखिर क्या कहना है? जो भी कहना है यहाँ आकर क्यों नहीं कह सकती? मैं उसके पास क्यों चलकर जाऊं? विनोद बोला, हाजुर, मैंने उस लड़की से ये सब कहा था, किंतु उसका कहना है कि वो भी किसी साधारण कुल से संबंध नहीं रखती, भद्र परिवार की महिला है। यदि मालिक मुझे बेघर करना ही चाहते हैं तो ठीक है, सदा के लिए गांव छोड़ दूंगी। मुझसे बार बार ये अपमान सहन नहीं किया जा सकता। विजय बोला, अनुराधा नाम है उस लड़की का। नाम तो बढ़िया है। नाम के अनुरूप उसका व्यवहार भी काफी अति उत्तम है, तभी तो उसमें कोई अकड़ नहीं दिखाई। नौकर बोला, हाँ जी, उसमें कोई बिल्कुल ही अकड़ नहीं है। अनुराधा के गांव का आदमी होने के कारण विनोद उसके कुल, परिवार और जीवन से भली भांति परिचित था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ अवश्य होता है जिसे सार्वजनिक करना उचित नहीं होता। हम अनुराधा के जीवन के प्रकाश योग्य कुछ अंश यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं। अनुराधा के पुरखे 5-6 साल पहले तक गणेशपुर नामक इस गांव के जमींदार थे। अब ये गांव दूसरों के अधिकार में चल रहा है। इस गांव की वार्षिक आय केवल 2000 रुपये थी, जबकि अनुराधा के पिता अमर चटर्जी की वार्षिक खर्च 20,000 रुपये प्रति वर्ष था। परिणाम स्पष्ट था, पौतृक संपत्ति बिकती गई, रहने का मकान तक बिक गया। डर कहें अथवा लिहाज कहें, महाजन ने उनसे कभी मकान नहीं कराया। चटर्जी यहाँ तक एक और विलासी थे, वहीं दूसरी ओर नित्यम पालम, कर्मकांड और जप तप में भी अनुपम आदर्श थे। दूर दर्द लोग उनकी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए भीतर से खोखले हुए जाने पर भी चटर्जी महाशय ऊपर की शान और शौकत बनाए रखने में सफल रहे। इस प्रकार उन्होंने अपनी आयु तो काट दी, किंतु अपनी अगली पीढ़ी के लिए कांटे बो गए। इतने दिनों में ऊंची नाक किए रहने वाले परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसे विवश हुआ कि हालत खराब हो गई। चटर्जी की मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र को एक टूटा फूटा मकान मिला। उस पर भी महाजन की डिग्री लगी रही थी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी
अचल संपत्ति मिली वो ऋण के बदले गिरवी हुई पड़ी है। थोड़े बहुत पालतू पशु, गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि जो मिले वो दाग में खुजली के रूप में मिले। अपने पिता की दूसरी पत्नी से उत्पन्न कुंवारी कन्या अनुराधा का भार वहन करने को मिला। अनुराधा के लिए जुटा बर ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी 5-6 लड़के और पोते धोते धोकर स्वर्ग सिधार चुकी है। यह आदमी अनुराधा से विवाह करने के लिए राजी है। भाई की चिंता देखकर अनुराधा बोली, भैया, भाग में लिखे को बदलने की सामर्थ अब यहाँ किसी में नहीं, तो फिर चिंता किस लिए? आदमी मालदार है, मेरा लालन पोषण ठीक से कर सकता है। मेरे लिए कहीं से भी कोई राजकुमार घोड़े पे सवार होके तो नहीं आएगा। इस पर गगन बोला, तुम ये क्यों भूलती हो कि किसी त्रिलोचन के बाबा ने सतीपुर की चक्रवर्ती से यहाँ विवाह करा कर अपने कुल की कितनी कलंकित किया था। आज वो पैसे वाले हो गए हैं तो क्या कुलीन बन गए? अनुराधा बोली, भैया, कुलीनता के चक्कर में पड़कर अभाव का जीवन जीने से धनवान का वर्ण करना ही अच्छा है। खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। गगन बोला, मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुएं में धकेल नहीं सकता। इस पर बहन बोली, क्या बाबूजी जात पात में विश्वास रखते थे? यदि वो जीवित होते तो क्या इस संबंध को स्वीकार कर लेते? फिर तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? गगन अपने पिता के समान धर्म कर्म की आस्था नहीं रखता था। यहाँ तक कि मांस, मद, धूत और मैथुन आदि सभी से कोई परहेज नहीं करता था। पत्नी की मृत्यु के बाद तो वो आज भी दूसरे गांव के नीच कुल की एक स्त्री के साथ संबंध बनाए हुए है। ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है। गगन अनुराधा के संकेत को समझ गया और उत्तेजित होकर बोला, कट्टरता में मेरे विश्वास न करने का अर्थ ये तो नहीं कि कन्या को कलंकित कुल में फेंक कर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में धकेल देने का पाप मैं मोल ले लूं। हम श्री कृष्ण की संतान हैं। हमें इस प्रकार अपने गिराना शोभा नहीं देता। इसकी चर्चा मेरे सामने बिल्कुल ना करना। ये कहकर गगन चलता बना। फलोपरांत अनुराधा के लिए त्रिलोचन गंगा उपाध्याय की अध्याय बंद हो गया। गगन ने कलकत्ता में लकड़ी के व्यापार में बने हरिहर घोषाल की कुलीन ब्राह्मण की प्रकृति करने की प्रार्थना की। घोषाल की ननिहाल इसी गांव में होने के कारण वो चटर्जी परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा से परिचित था। उसने कई बार इस परिवार में अतिथि होने का आनंद उठाया था। घोषाल इस समय काफी संपन्न हो गया था। अंततः उसने चैटर्जी का सारा ऋण चुकाकर इस गांव को खरीद लिया। गगन के रहने का मकान उसने ऋण मुक्त करा दिया। उसके 2-3 कमरे कचहरी के लिए सुरक्षित करके शेष भाग गगन को अपने लिए रहने के लिए दे दिया। ये समझौता अथवा रियायत जवानी थी। इस संबंध में कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी। जमींदारी का मालिक बदल गया, किंतु प्रजा ने नए मालिक को स्वीकार नहीं किया। गांव के छोटे और आय में अल्प होने के कारण बड़े स्तर पर किसी प्रकार की नई व्यवस्था संभव नहीं। इसका लाभ उठाकर गगन ने अपनी धूर्तता से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि गणेशपुर नाव गांव में जमींदार का कोई कचहरी में टिक नहीं पाता। फलोपरांत ये हुआ कि घोषाल ने गगन को ही अपना कर्मचारी नियुक्त कर दिया, अर्थात कल का जमींदार आज के जमींदार का गुमस्ता बन गया था। 2 साल ऐसी गड़बड़ी रही कि वसूली का एक भी पैसा खजाने में जमा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गगन लापता हो गया। जमींदार के कचहरी में जांच के अनुसार गगन जमींदारी से वसूल की गई सारी रकम गबन करके गुमशुदा हो गया। थाने में रिपोर्ट तथा कचहरी में मुकदमे जैसी सभी संभव कार्रवाई की गई, किंतु न गगन का पता चला और न ही रुपया वसूल हो सका। अनुराधा और उसके साथ रहते दूर के संबंधी को पुलिस ने खूब डराया धमकाया।
किंतु परिणाम कुछ नहीं निकल सका। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं बता सके। इस प्रकार गगन का कोई पता न चल सका। इधर विलायत से शिक्षा प्राप्ति के लिए गए विजय के बार बार असफल रहने पर भी हरिहर को लंबे समय तक काफी रुपया खर्चा करना पड़ा। इधर विजय असफल होकर भी देश लौट चुका है, किंतु फिर भी उसके दिमाग पर बहुत उच्च शिक्षा होने का भूत सवार है। वो सफल असफल होने में कोई अंतर नहीं करता और ना ही सफलता को कोई ज्यादा महत्व देता है। उसके विचार में रट्टा लगाकर कोई भी पास हो सकता है। यदि पुस्तकीय ज्ञान का इतना ही महत्व है तो उसे विलायत जाने की क्या ही आवश्यकता थी। अपने देश में शिक्षण संस्थाओं में कोई कमी तो नहीं है। घर लौटने पर विजय ने पिता को उनके लकड़ी के व्यापार में डूबने का कल्पित भय दिखाया और वो उसके उद्धार में जुट गया। इस बीच उसने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो उसके नाम से ही थर थर कांपने लगे। जिस समय काम की अधिकता के कारण वो काफी परेशान था, उन्हीं दिनों गणेशपुर का मामला उसके सामने आया। उसकी पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि पिताजी के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाना है और ना ही अपने कर्तव्य पालन का तथा उचित कार्रवाई करने से चूकना है। ये सब सोचकर वो स्वयं गणेशपुर चला गया, किंतु इस छोटे से गांव में अधिक दिन बिताना उसके लिए असुविधाजनक लगने लगा। अंततः वो यथाशीघ्र अपने काम को निपटाकर कलकत्ता लौटने में उत्सुक था। जमींदारी को संभालने का सारा दायित्व अकेले विजय पर था। उसके भाई अटॉर्नी जनरल हैं, किंतु वो अत्यंत स्वार्थी तथा अपने स्त्री पुत्रों के हित चिंतन में ही व्यस्त रहते हैं। वो पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को छोड़कर और किसी बात पे रुचि ही नहीं लेते। उनकी पत्नी ब्रह्मी कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा को उत्तीर्ण हुई है। वो सास ससुर की सेवा से तो दूरी रहती है, उनके जीवित होने या ना होने से भी कोई वास्ता नहीं रखती। यहाँ तक कि उनके रहने के लिए मकान के हिस्से से परिवार के अन्य सदस्यों का आना जाना भी निषेध है। उनके नौकर चाकर भी अलग है। बड़े बाबू के कठोर रुख के कारण ही इन लोगों ने मुसलमान खानसामा नहीं रखा। इसलिए प्रभा इतनी अधिक दुखी है कि दिन रात यही मनाती है कि कब बाबूजी की सांस बंद हो जाए और कब इन्हें अपनी मनमानी करने का छूट मिले। प्रभा अपने देवर विजय को सदैव तुच्छ दृष्टि से देखती है। हाँ, इसके विलायत के लौट आने के कारण प्रभा के हृदय में थोड़ी सी उदारता आई है। अपनी बहन अनीता के लिए वो विजय को उपयुक्त वर मान बैठी है। इसलिए प्रभा ने एक दो बार उसे निमंत्रित करके अपने हाथ से पड़ोस के खिलाया पिलाया भी है। अनीता बीए पास कर चुकी है और एमए में प्रवेश लेने जा रही है। प्रभा ने विजय और अनीता को एक दूसरे से परिचय भी करा दिया है। पत्नी की मृत्यु के बाद विजय विलायत चला गया था और उसने किस प्रकार वहां रंगरलिचा मचाई है, इस विषय में खोजबीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, देश लौटने पर वो स्त्री जाति के प्रति कुछ विमुख हो गया है। यहाँ तक कि उसने माँ द्वारा रखे पुनर्विवाह के प्रस्ताव को बड़ी तीव्रता से ठुकरा दिया। इसलिए आज तक वो विधुर जीवन जी रहा है और उसके पुनर्विवाह पर भी कोई किसी प्रकार के विचार को नहीं करता। विजय ने गणेशपुर में आकर किसी एक प्रजाजन के मकान के 2 कमरों में कचहरी बना ली है और जमींदारी से संबंधित सभी उपलब्ध रिकॉर्ड गगन के घर से जबरदस्ती अपने अधिकार में कर लिया है। अब विजय गगन की बहन अनुराधा और उसके बहनोई को घर से निकालने के संबंध में विनोद घोष के साथ विचार विमर्श कर रहा है। कलकत्ता से आते समय विजय अपने 7-8 साल के बेटे को भी अपने साथ लेते आया है। माँ की आपत्ति थी कि गांव में सांप बिच्छू आदि की आशंका है। इसके विरुद्ध में भी उसने विजय ने कहा कि माँ, भगवान की कृपा से तुम्हारे पोतों पोतियों की संख्या अच्छी खासी है। इस बालक को परिस्थितियों में से जूझने का समर्थ बनने का अवसर लेने दो। बाधक बनकर इसे डरपोक और कायर मत बनाओ।
सुनने में तो ये आता है कि विलायती साहब अब इस प्रकार की बातें करते हैं, किंतु विजय के इस निर्णय का गुप्त रहस्य यह है कि उसकी अनुपस्थिति में ये मातृहीन बालक उपेक्षित जीवन जिया है। बालक की दादी के चारपाई पे पड़े रहने के कारण कोई दूसरा उसकी खोज खबर नहीं रखता था। विलायत से लौटने पर विजय को अपने पुत्र के दुख कष्टों का पता चला, इसलिए उसने उसे अपने साथ ही रखने का निर्णय लिया है। विजय के गणेशपुर को रवाना होते देख उसी समय भाभी ने कृत्रिम सहानुभूति दिखाते हुए गवाई गांव में सावधानी से रहने का तथा यथाशीघ्र लौटने का अनुरोध किया। विजय ने यथाशीघ्र लौटने का आश्वासन पाकर प्रभा ने पूछा, लाला जी, सुना है कि वहाँ बाबूजी द्वारा कोई मकान भी खरीदा है। विजय बोला, भाभी, बाबूजी ने मकान खरीदा अवश्य था, किंतु वो अब किसी दूसरे के अधिकार में होने के कारण अपना होकर भी अपना न रह सका। लाला जी, अब जब तुम स्वयं जा ही रहे हो तो उसका कब्जा भी ले ही लोगे। विजय बोला, हाँ, आशा तो यही है। भाभी बोली, उसकी सफलता मिलने का सूचना अवश्य देना। विजय ने कहा, क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता है। प्रभा बोली, अरे लाला जी, सुना है कि ये गांव यहाँ के समीप है। मैंने तो कभी आज तक कोई गांव नहीं देखा। सुविधा होने पर देखने आ जाएंगे। अनीता के कॉलेज की भी बंद है और वो भी साथ आ सकती है। भाभी की इस प्रस्ताव को सुनते ही पुलकित होकर विजय बोला, मकान का कब्जा हाथ में आते ही सूचना दे दूंगा। हाँ, तब मैं आपसे ना सुनने की उम्मीद नहीं रखता। और हाँ, साथ ही आपकी बहन को भी आना पड़ेगा। विजय का स्त्रियों के प्रति अवज्ञता का भाव एक सामान्य वृत्ति है। अनीता युक्ति होने के साथ साथ सुंदरता, गुणवंती और कुलीन तथा सुशिक्षित है। बीए ऑनर्स के बाद एमए में प्रवेश लेने जा रही है। अंततः उसके प्रति उपेक्षा दिखाना विजय के लिए संभव नहीं था। गांव के शांत, सुरमय और मादक वातावरण में उसी रमणीक के साथ इस विचार की कल्पना में विजय पुलकित बनाए हुए जा रहा था। ठेठ विलायती वेशभूषा, कोट पैंट और हैट पहने और जेब में पिस्तौल रखे, चुरूट सुलगाते और पीते, घड़ी को घुमाते विजय घर के मुख्य द्वार तक आ पहुंचा। उसके साथ थे दो मिर्जापुरी लठैत, कुछ प्रजाजन और विनोद घोष और उसका बेटा कुमार। मकान का कब्जा लेने में दंगा फसाद होने की संभावना को देखते हुए विजय अपने बेटे को भी तब भी साथ ले आया, ताकि वो किसी संघर्ष को प्रत्यक्ष रूप से देख सके और उस आवश्यकता बढ़ने पर साहस का परिचय दे सके। विनोद निरंतर विजय को यह भरोसा दिलाता आ रहा था कि अकेली औरत अनुराधा संघर्ष का मार्ग कदापि नहीं अपनाएगी। यदि कहीं उसने ऐसी मूर्खता की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। फिर भी रिवॉल्वर रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। विजय ने कहा, सुना है कि यह औरत अत्यंत धूर्त है, लोगों की भीड़ जुटाकर उत्पात मचा देती है। इसी ने गगन को उल्टी पट्टी पढ़ाई है। इसका चरित्र भी कलंकित कहा जाता है। विनोद ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। कहते हुए कि सोने के आंगन में आ खड़ा हुआ विजय इधर उधर देख रहा था और बोल रहा था, निस्संदेह मकान बाबूजी के रहने योग्य है। सामने पूजा घर है जो अभी तक सुरक्षित है, किंतु काफी पुराना पड़ गया है। एक और बैठने के कमरे और बैठक घर हैं। इनकी स्थिति भी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने इसे अपना पक्का ठिकाना बना रखा है। विजय के साथ आए दरबान ने ऊंची आवाज लगाई, घर में कोई है? दरबान की इस अशिष्ट चिल्लाहट से सुनकर सबने अपने लज्जा से सिर झुका लिया। विनोद बोला, बाबूजी, मैं जाकर अनुराधा दीदी को आपके आने की सूचना दे देता हूँ। विनोद के बात करने के ढंग से
विजय को स्पष्ट अभाव मिल गया कि आज भी इस प्रकार के सभी लोगों में सम्मान तथा स्नेह का भाव है। विनोद ने रसोई बनाते अनुराधा के पास गया और बड़े ही कोमल स्वर में कहा, दीदी, छोटे बाबू बाहर खड़े हैं। इस संकट को पहले से ही आशा करती हुई अनुराधा तत्काल उठ खड़ी हुई और संतोष को आसन बिछाने और उनके बाहर आने की सूचना को दे आने को कहा। इसके बाद वो विनोद से बोली, भैया तुम जरा बाबू को संभाल लो, मैं यथाशीघ्र तैयार होकर आती हूँ। विनोद ने अपनी सफाई में कहा, दीदी, गरीब प्रजाजन होने के कारण मैं मालिक के आदेश का पालन करने में विवश हूँ, अन्यथा। विनोद की बात को काटते हुए अनुराधा बोली, भैया मैं सब भली प्रकार जानती हूँ। विनोद विजय के पास लौट आया। इधर संतोष ने दरी बिछा दी, किंतु उसका उपयोग ना हुआ। दोनों में से कोई नहीं बैठा। विजय टहलते हुए चिरूट के कश खींचने और धुआं छोड़ने लगा। 5 मिनट बीतने से पहले ही संतोष ने घबराई आवाज में सूचना दी, मौसी आ रही है। विजय सावधान हो गया। वो निश्चित नहीं कर पा रहा था कि इस भद्र महिला को किस प्रकार संबोधित किया जाए और इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिर भी अपनी दुर्बलता को प्रकट न होने की इच्छा को दृढ़ करते हुए विजय दृष्ट और रूखे कठोर स्वर में भीतर खड़ी अनुराधा से कहा, तुम्हें यह बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं कि ये मकान, ये संपत्ति हमारी है। अनुराधा धीमी आवाज में बोली, मालूम है। विजय बोला, तो फिर तुम इसे खाली क्यों नहीं करती? ओट की खड़ी अनुराधा संतोष के माध्यम से अपनी मानवता विजय तक पहुंचाना चाहती थी, किंतु एक तो लड़का भोला भाला था, दूसरे वो एक नए जमींदार के व्यवहार से सहम गया था। इसलिए अनुराधा अपनी अभिष्ट सिद्धि ना कर सकी। थोड़ी देर चुप रहकर विजय ने प्राय उत्तर की प्रतीक्षा की। फिर लड़के को डांट और धमकाते हुए बोला, अपनी मौसी से कहो कि जो भी कहना है वो सामने आकर कहे। मेरे पास गंवाने के लिए समय नहीं। मैं कोई भालू या चीता नहीं जो उसे खा जाऊंगा। मकान ना छोड़ने का कारण तो उसे बताना ही होगा। अनुराधा बाहर नहीं आई, किंतु संतोष को माध्यम न बनाकर वो सीधे विजय की ओर उन्मुख होकर बोली, आपके पिता हरिहर बाबू ने हमें इसी मकान को कभी छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हमें भीतरी भाग में सदा बने रहने की आश्वासन दिया था। विजय ने पूछा, क्या इस संबंध में कोई लिखा पढ़ी की थी? अनुराधा बोली, नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, किंतु वो जीवित हैं, उनसे ये पुष्टि की जा सकती है। मुझे उनसे कुछ नहीं पूछना। यदि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया भी है तो उन्हें तुम लोगों से लिखवा के ले लेना चाहिए था। अनुराधा बोली, भैया ने कभी ये सोचा नहीं कि बाबूजी के वचन से लिखा पढ़ी का महत्व अधिक और बढ़ के हो सकता है, इसलिए ऐसी आवश्यकता नहीं समझी। विजय को इसका उत्तर नहीं सूझा, इसलिए वो चुप रह गया। थोड़ी देर बाद अनुराधा बोली, किंतु वो भैया के आचरण के बाद किसी भी शर्त का कोई महत्व नहीं रहता। मुझसे अब इस मकान में रहने का कोई अधिकार रहा ही नहीं। किंतु आप ये भी तो सोचिए कि मैं अकेली स्त्री हूँ और मेरे साथ एक अनाथ बच्चा है। इस मात्र पितृविहीन बच्चे का पालन पोषण मैंने ही किया है। यदि मेरी इस दीनहीन स्थिति पर विचार करके आप कुछ दिन मुझे यहाँ रहने देंगे तो आपकी कृपा होगी, अन्यथा मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं अकेली कहाँ जाकर अपना सिर छिपाऊंगी। विजय बोला, क्या इसका उत्तरदायित्व भी मुझ पर है? तुम्हारे भाई कहाँ हैं? अनुराधा बोली, मुझसे भैया के बारे में मत पूछिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपसे अब तक भेंट न होने के कारण आपके रोष से मेरा भयभीत होना। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर अपने आप को संभाल कर बोली,
आप मालिक हैं। मैं आपसे अपनी दीनहीन स्थिति को छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए आपको सब कुछ बतला दिया। यदि मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना होता, तो मैं एक भी दिन यहाँ और न रुकती और आपको कुछ ही कहने का मौका भी नहीं देती। मेरा इस मकान पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। फिर भी कुछ व्यवस्था हो तो मैं यथाशीघ्र यहाँ से चली जाऊंगी। अनुराधा के रूंधे कंठ से उसकी आंखों के सजल होने का स्पष्ट संकेत मिल रहा था। इस लड़की की दुर्दशा तक जहाँ विजय दुखी हुआ, वहीं इस बात से संतुष्ट भी हुआ कि मकान खाली करवाने के लिए उसे किसी झंझट झमेले का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो जोर जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं थी, दया की भीख ही मांग जा रही थी। पिस्तौल और लाठियों का प्रयोग सोचने वाला विजय अपने आप को लज्जित अनुभव करने लगा, किंतु अपने पक्ष को सशक्त करने के रूप में इस प्रस्ताव में इच्छा से वो बोला, आपके यहाँ कुछ दिन और बने रहने से कोई आपत्ति नहीं, किंतु मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ मैं रहता हूँ वह स्थान सुविधाजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे परिवार की स्त्रियां इस गांव में आने को उत्सुक है। अनुराधा बोली, ये तो अच्छी बात है। मुझे उन भद्र महिलाओं का स्वागत करने में अति प्रसन्नता होगी। वो बाहर के कमरे में आराम से ठहर सकती हैं। भीतर दूसरे तल्ले पर भी कमरे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट होने का यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता। वे सब यहाँ सुविधापूर्वक रह सकती है। फिर प्रदेश में उन्हें किसी जानकार की भी होनी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसकी पूर्ति मुझसे हो जाएगी। मैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो जाऊंगी। अनुराधा के इस सहयोगी व्यवहार से विजय अपने आप को लज्जित अनुभव करने लगा। बोला, नहीं, हमारे परिवार की स्त्रियों के लिए तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके साथ आने वाले पुरुष सारा काम कर लेंगे। अच्छा, क्या मैं एक बार उस तल्ले के कमरे को देख सकता हूँ? अनुराधा बोली, आपका अपना मकान है। इसे देखने के लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। घर के भीतर प्रवेश करते समय अनुराधा ने ओठ में अपना मुंह छिपा लिया। विजय ने अनुराधा के चेहरे को ठीक से देख लिया। वस्तुतः इस महिला के मस्तक पर पल्लू तो डाल रखा था, किंतु मुंह को ढक नहीं रखा था। इतने साधारण सी अधमैली धोती पहन रखी थी। कलाई में सोने की दो चूड़ियों को छोड़कर किसी अन्य आभूषण का कोई चिन्ह तक नहीं था। ओठ में खड़ी और आंसू बहाती इस असहाय महिला का स्वर अत्यंत मधुर और कोमल था। वो विजय की सोच से उलट निकली। गरीब होने पर भी भद्र परिवार की इस महिला में जो पाने की विजय की कल्पना थी, वो सब उसे नहीं मिला। लड़की का रंग गोरा न होकर गहरा सांवला है। गांव की साधारण लड़कियों से भिन्न जैसा इसमें कुछ भी नहीं। इसका शरीर दुबला चरहरा किंतु खूब गठा हुआ है। लगता है इसने खाली बैठकर नहीं अथवा बहुत सी कष्टों से बिताया है, अर्थात सुख सुविधाओं से अपने ही दिन नहीं बिताए। इसके अतिरिक्त उसके चेहरे पर दीप्तियां भी दिखने वाले हैं, जो मंत्र मुक्त करने वाली है। अनुराधा ने विनोद की ओर उन्मुख होकर कहा, भैया, मैं रसोई घर में हूँ, आप इन्हें पूरा मकान दिखा दें। विनोद बोला, क्यों बहन, तुम साथ नहीं रहना चाहती? अनुराधा बोली, नहीं। विजय को लेकर विनोद भीतर की ओर चल दिए। विजय ने देखा कि पुराने ढंग से बने कमरों में अब भी थोड़ी सी पुरानी सामान सभी कमरों में बिखरा पड़ा है। कुछ टूट चुका है, कुछ टूटने के कगार पर है। एक समय बहुमूल्य रहा ये सामान अब तो कौड़ियों का भी नहीं रहा। बाहर के कमरे, भीतर के कमरे सब जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। चिढ़ाती हुई ईंटें ऐसी लगती हैं मानो कई दिनों के भूखे किसी गरीब शरीर की हड्डियां बाहर दिखने लगी हो। मकान के दरवाजे और खिड़कियों पर भी पुरानेपन और गरीबी की छाप
स्पष्ट झलकती थी। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई घर के दरवाजे के बाहर आ खड़ी हुई। अब तक अनुराधा को तुम शब्द से संबोधन करते रहे विजय को उस भद्र महिला के लिए अब आप शब्द का प्रयोग करना ही उपयुक्त लगा। वो बोला, अब आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? अनुराधा बोली, मैं ठीक से समय समीप निश्चित नहीं कर सकती। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। आप जितनी दिन अवधि पे कृपा करेंगे मैं उतने दिन ही रह लूँगी। विजय बोला, मैं कुछ दिन आपको यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ, किंतु उसके बाद आप कहाँ जाएंगी? अनुराधा बोली, यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। विजय बोला, कुछ लोग कहते हैं कि आपको गगन के बारे में पूरी और सही जानकारी है। इस पे अनुराधा बोली, कुछ लोग तो और भी बहुत कुछ कहते होंगे। विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। अनुराधा बोली, आपको विश्वास आए अथवा ना आए, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मुझे भैया की कोई जानकारी नहीं। यदि हो भी तो क्या आप समझते हैं कि कोई बहन अपने भाई को पकड़वा सकती है? महिला के कथन में तिरस्कार की झलक थी। ये सुनकर विजय जहाँ लज्जित हुआ वहाँ वो ये भी समझ गया कि इस लड़की में कुलीनता के संस्कार को अभी भी संभाल रखा है। तो बोला, मैं आप पर गगन का पता लगाने के लिए कोई जोर नहीं डालूंगा। मैं स्वयं ही प्रयास करूंगा कि वो मेरे शिकंजे से निकल ना पाए। अच्छा, ये बताइए कि गगन इतने दिनों से हमारी जड़ खोदने पे लगा था। क्या इस तथ्य को आप नहीं जानती थी? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? अनुराधा से उत्तर ना पाकर विजय बोला, ये तो आप भी मानती होंगी कि संस्कार में कृतज्ञता की कोई भी महत्व होता है। क्या आपको अपने भाई का सही मार्गदर्शन करने का कोई आवश्यकता महसूस नहीं की? मेरे पिता एक भोले भाले आदमी हैं। दूसरे, उन्होंने आपके परिवार का एक विशेष लगाव था तथा गहरा विश्वास भी था। इसलिए उन्होंने सब कुछ गगन को सौंप दिया और कभी उसके काम को जांचने की आवश्यकता नहीं समझी। उनके इस भले मानसाहत का आप लोगों ने ये बदला चुकाया है। वस्तुतः उन दिनों मैं देश में नहीं था, अन्यथा गगन को ऐसी धूर्ती कदापि नहीं करने देता। अनुराधा ने सब सुना, किंतु वो एकदम चुप रही। अपने किसी भी आरोप का स्पष्टीकरण न मिलने पर विजय उत्तेजित हो उठा और वो क्रोध स्वर में बोला, सब लोग मेरे चरित्र से परिचित हैं कि मैं दुष्ट व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार की करुणा अथवा दया ममता नहीं रखता। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ और उसी में विश्वास रखता हूँ। यदि आपकी कभी भी मुलाकात अपने भाई से भेंट हुई तो उन्हें इस तथ्य की जानकारी देना न भूलिएगा। इतने पर भी अनुराधा चुप्पी साधे रही। विजय बोला, आज से यह मकान मेरे अधिकार में आ गया समझिए। 2-3 दिनों के बाद कमरों की सफाई कर दी जाएगी। मैं यहाँ रहने लगूंगा। इसके बाद अपने परिवार के स्त्रियों को भी बुलावा भेजूंगा। जब तक आपकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप नीचे के मकान में रह सकती हैं, किंतु हाँ, कमरों का कुछ भी सामान इधर उधर ना होना चाहिए। इस बीच विजय के बेटे कुमार को प्यास लगी और वो पानी की इच्छा उसने प्रकट की। तो विजय ने यहाँ पानी ना होने का संकेत दिया और कहा, यहाँ पानी नहीं है। किंतु अनुराधा ने मंद मुस्कान के साथ संकेत करके बालक को अपने पास बुला लिया और रसोई के भीतर ले जाकर नारियल का पानी पियोगे, ऐसा कहा। कुमार के हाँ कहने पर संतोष से नारियल छील कर उसके आगे कर दिया और फिर कुमार ने भी जी भरकर उसके मधुर और शीतल जल का आनंद लिया। बाहर आकर लड़का अपने पिता से बोलता है, पिताजी, क्या अभी
नारियल का पानी पियोगे? बड़ा ही मधुर और स्वादिष्ट जल है। विजय के ना कहने पर अनुरोध करता हुआ कुमार बोला, पी लीजिए ना पिताजी, सब कुछ तो अपना ही है। बच्चे के मुंह से निकली इस सामान्य से बात से विजय अपने आप को दूसरों की दृष्टि में अपमानित सा अनुभव करने लगा और दृढ़ स्वर में बोला, मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना है। बाबूजी के मकान को अपने अधिकार में करने के बाद विजय ने 2 कमरे में अपने निवास के लिए सुरक्षित कर लिए और शेष कमरों में कचहरी लगाने का शुरू कर दिया। किसी समय में किसी एक जमींदार के यहाँ गुमस्ती का काम कर चुके विनोद घोषाल अपनी इसी अनुभव के बल पर विजय के यहाँ गुमस्ता नियुक्त कर लिए गए, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। वस्तुतः गगन चटर्जी वसूल की गई रकम तत्काल रसीद देने लेने और लेन देन के बीच में अविश्वास का कारण बन गया था और इसे अपने कुल की राशि में अपमानजनक समझता था। अंततः उसके लिए गायब हो जाने का भुगतान हमें ही चुकाने वाले थे। लोगों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वो लोग साक्षियों को लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने आ गए थे। किसने कितना दिया, कितना शेष है, दिया भी अथवा नहीं, इन बातों का निर्णय करना बड़ी टेढ़ी खीर बन गई थी। विजय के लिए अपने मन को निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो गया था। निर्धारित अवधि में कलकत्ता लौट जाने की संभावना भी नहीं रही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करते करते 10-12 दिन बीत गए थे। विजय के बेटे कुमार की अनुराधा के बेटे संतोष से मित्रता हो गई है। दोनों एक ही आयु के हैं। 2-3 वर्ष के अंतर के साथ दोनों ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी काफी भारी अंतर है, किंतु फिर भी वो किसी अन्य साथी के ना होने के कारण एक दूसरे में ही हिल मिल गए हैं। दोनों इकट्ठे बाग बगीचों और नदी किनारे घूमते रहते हैं। दोनों एक साथ कच्चे आम खाते हैं, पक्षियों के घोंसले को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। संतोष के साथ कुमार भी उसके घर में रहता है और उसकी मासी के दिए को खा पी लेता है और संतोष की तरह कुमार भी अनुराधा को मासी कह के पुकारता है। विजय अपनी जमींदारी की व्यवस्था में ऐसे व्यस्त रहता है कि बालक पर उपेक्षित ध्यान नहीं रख पाता। समय मिलने पर जब उसे बालक की याद आती है तो उसकी पहुंच से बहुत दूर होता है। यदि किसी दिन संयोगवश विजय उस अपने बेटे से मिल भी लेता है तो उसे पूरी तरह डांटता और फटकारता है। बहुत देर तक अपने पास बिठाए रखता है, लेकिन अवसर पाते ही जैसे पिंजरे से छूटे पंछी भागते हैं, उसी तरह वो भागकर मौसी के पास चला जाता है। रसोई के घर में संतोष के साथ दोपहर की दाल भात खाता है तथा संध्या काल की रोटी और नारियल के लड्डू खाता है। एक दिन संध्या काल में लोगों के ना आने पर अपने आप को अकेला पाकर चिरूट पीते हुए विजय ने नदी किनारे घूमने फिरने का विचार बनाया तो अचानक लड़के की याद आ गई। सामने खड़े पुराने नौकर से उसने अपने लड़के के बारे में पूछा तो नौकर ने हाथ के इशारे से उसे भीतर होने का संकेत दिया। विजय ने पूछा, क्या कुमार ने आज खाना खाया था? नौकर ने मुंह से ना सुनकर विजय बोला, कुमार को पकड़कर उसे जबरदस्ती कुछ खिला पिला क्यों नहीं देते? नौकर बोला, मालिक हम क्या करें जब वो खाना खाना ही नहीं चाहता और पड़ोसी थाली को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है तो हम कुछ कह भी नहीं पाते। अच्छा, कल से उसे मेरे पास खाने के लिए बैठाना। उसके बाद वो नदी किनारे ना जाकर ना जाने क्यों सोचकर चुपचाप भीतर ही चला गया। विस्तृत आंगन की दूसरी ओर उसे अपने बेटी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मासी जी जल्दी से 1 रोटी और 2 लड्डू देना। आदेश पाने वाली अनुराधा बोली, बेटे नीचे उतर के ले आओ, मेरे लिए तुम्हारी तरह पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है। लड़का बोला, मौसी कुछ भी कठिन नहीं है, इस मोटी सी डाल पर पैर रख लो और फिर छोटी सी डाल को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ जाओ। विजय ने आगे बढ़ के देखा कि रसोई घर के सामने खड़े आम के पेड़ पर
एक मोटी सी डाल पर संतोष और कुमार बैठे हैं। तने से पीठ टिकाए और पैर लटकाए दोनों मजे से खा पी रहे हैं। विजय की दृष्टि पड़ते ही दोनों बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, क्या ये दोनों प्रतिदिन यहीं बैठकर भोजन करते हैं? उत्तर में कोई कुछ नहीं बोला। भीतर छिपी अनुराधा को सुनाते हुए विजय ने बोला, मुझे तो लगता है कि दोनों बालक आपको काफी परेशान करते रहते हैं। अनुराधा ने स्वीकृति सी सिर हिलाई और बोली, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। विजय बोला, आपने भी तो इन्हें सिर पर चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके लाड न मारने का परिणाम प्रतिकूल नहीं होगा और ये अधिक उचम मचाएंगे। विजय बोला, लेकिन घर में तो कुमार कोई उधम नहीं बचाता। अनुराधा बोली, क्या करे बेचारा, जानता है माँ नहीं है, बीमार दादी चारपाई पे पड़ी रहती है, आप काम काज में व्यस्त रहते हैं, फिर वो किसके बलबूते पे मनमानी करे। विजय इस तथ्य से भली प्रकार से परिचित था, किंतु फिर भी दूसरों के मुंह से बच्चे की मां ना होने का उसे प्रिय नहीं लगा। वो बोला, क्या आपकी इस जानकारी का आधार कुमार है? उसने आपको अपने घर के बारे में बहुत कुछ बता दिया लगता है। धीमे स्वर में राधा बोली, अभी उसकी आयु बहुत कुछ बताने योग्य नहीं है, फिर भी जो कुछ मैं जान सकी वो सब कुमार से ही सुना है। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि दोपहर को बच्चे धूप में ना निकल सके, फिर भी मुझे चकमा देने में सफल हो जाते हैं। हाँ, जिस दिन इनका वश नहीं चलता उस दिन लेटे लेटे इधर उधर घर परिवार की बातें बताते रहते हैं। विजय आज भी अनुराधा के चेहरे को देख नहीं सका, किंतु उसे लड़की का कंठ स्वर आज भी शिष्ट और मधुर लगा। विजय ने केवल सुनने की इच्छा से कहा, आपके लाड़ प्यार का परिणाम कुमार के लिए घर जाने पर सुखद नहीं होगा। अनुराधा बोली, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विजय ने उत्तर दिया, उधम मचाना भी एक प्रकार का नशा है, अजीब सा नशा, जिसकी पूर्ति न होने पर दुख कष्ट का होना स्वाभाविक है। वहां कौन इसे मजे लेने देगा? इसका परिणाम यह होगा कि वो 2-3 दिनों में ही ऊब जाएगा और घर से भाग खड़ा होगा। नहीं नहीं, 2-1 दिनों में नए माहौल का अभ्यस्त हो जाएगा। फिर वो कुमार की ओर उन्मुख होकर बोली, बेटा नीचे उतर आओ और ले जाओ। कुमार की आज्ञा का पालन करते हुए देखा, मौसी अपनी दस्तरी से रोटी लेकर लड्डू और रोटी लेकर वो पुनः वृक्ष की शाखा पर जा बैठा और चुपचाप आनंद से खाने लगा। विजय ने देखा कि खाने पीने का सामान उत्कृष्ट कोटि का ना होने पर भी तुच्छ एवं असुरित भाव उस पे कदापि नहीं। विजय को लड़के की मासी की रसोई के प्रति आकर्षण देखकर चकित हो उठा और उन्हें ये बात समझने में देर भी नहीं लगी। वस्तुतः लड़के को इस प्रकार खिलाने पिलाने के रूप में स्नेह और आत्मीयता को दिखाने के लिए, अनुराधा के प्रति कृतज्ञता सूचक शब्द कहने के लिए वो आ ही रहे थे कि लड़के की अलग मांग सुनकर वो रुक गए। लड़का शिकायत करते हुए कहने लगा, मासी मैंने आपसे कल चंद्रपोली बनाने को कहा था, वो आपने तो बनाई ही नहीं। अनुराधा बोली, बेटा गलती हो गई, बिल्ली मेरी आंखों से बचाकर दूध पी गई, कल जरूर बना दूंगी। कुमार बोला, कौन सी बिल्ली दूध पी गई? सफेद वाली थी क्या? हाँ वही हो सकती है। ये कहकर अनुराधा अपने माथों पे बिखरी लटों को सहलाने को और संवारने लगी। विजय बोला, मुझे तो बच्चों का उधम अत्याचार की सीमा को भी लांघता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुमार ने कहा, मासी पीने का पानी तो तुमने दिया ही नहीं। अनुराधा बोली, अरे बेटा भूल गई, अभी ले आती हूँ। मासी क्या तुम्हें भूलने का कोई रोग हो गया है?
जो सब कुछ भूल जाती हो? विजय ने कहा। अपने आप को इतना अधिक गिरा रखा है कि आपको कदम कदम पर बच्चों से खेद प्रकट करना और क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है। बच्चों से ये सब करने में मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, कहती और हंसते हुए अनुराधा चल पड़ी, जिसे देख विजय भी देख रह गया। वो अपने पुत्र की अशिष्टता के लिए समासूचक कुछ कह नहीं जा रहा था, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि कहीं ये भद्र महिला इसे अपनी निर्धनता और अभावग्रस्तता का कटाक्ष न समझ बैठे। दूसरे दिन अनुराधा दोनों लड़कों को भात परोसने के बाद साग और तरकारी परोस रही थी। उस समय उसके सिर पर पल्लू कहीं इधर उधर पड़ने से मुंह पूरी तरह उद्गड़ हुआ था। उसने आंगन के कमरे में बढ़ती आ रही किसी व्यक्ति की परछाई तो देखा, पर सावधान न हो सकी। विजय सामने खड़ा हुआ। अनुराधा से कुछ कहते न बना। अनुराधा ने तत्काल आंचल से अपने सिर को ढका और मुंह को ढक लिया और उठ खड़ी हो गई। विजय ने कहा, मैं इस समय एक अवश्य परामर्श के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोषाल इसी गांव के निवासी हैं, इसलिए तुम उसे भली प्रकार से जानती होगी। मैंने उन्हें गणेशपुर का नया गुमास्ता नियुक्त कर दिया है। क्या वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है? क्या वो सचमुच गुमास्ता नियुक्त किए जाने के योग्य हैं या नहीं? आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक हफ्ता से पहले ही अधिक समय पूर्व विनोद गुमास्ता नियुक्त किया गया है और वो काम भी ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं, उसके चरित्र की जांच परख करने के लिए आवश्यकता क्यों आ पड़ी, ये सोचकर अनुराधा विचलित हो उठी। अंततः उसने कोमल स्वर में पूछा, क्या विनोद भैया से कोई भूल चूक हो गई? अभी तक तो कुछ पकड़ में नहीं आया है, किंतु क्या सावधान रहने में कोई गलत बात है? अनुराधा बोली, मैं तो उन्हें भला आदमी समझती हूँ। इस पर विजय बोला, सचमुच वो भला आदमी है या फिर किसी के विरुद्ध कुछ ना कहने की अपनी प्राकृतिक के अनुसार आप सामान्य रूप से ऐसा कह रही हैं? किसी को भी मेरे द्वारा अच्छा बुरा भरा कहने का क्या ही महत्व है? अनुराधा बोली। विजय बोला, महत्व है, तभी तो पूछ रहा हूँ। विनोद घोषाल तो आपको ही प्रणाम स्वरूप में उद्धृत कर रहा है। थोड़ा सोचती हुई अनुराधा बोली, उनके भले आदमी होने में तो कोई संदेह नहीं, फिर भी उन पर दृष्टि बनाए रखना अनुचित नहीं होगा। वस्तुतः मालिकों के बेपरवाह होते ही कर्मचारी लापरवाही करने लगते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब किसी के पकड़े जाने पर मामले की तह तक पहुंचते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। विजय फिर कुमार की ओर उन्मुख करते हुए बोला, बेटा, तेरा भाग्य अच्छा है जो तुझे ऐसी ममताताई मौसी मिली है, अन्यथा इस गवाई गांव में आधे दिन तक तो तुम्हें खपा मस्ती करते ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने संकोच करते हुए पूछा, क्या आपको खाना पीना जुटाने में कोई असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? विजय इस पर हंसकर बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा अधिक समय प्रदेश में ही बीता है और मैं खाने पीने के बारे में कभी इतना सोच विचार नहीं किया करता। ये कहकर विजय चलता बना। खिड़की के छिद्रों से अनुराधा ने देखा तो लगा कि विजय ने अभी तक नहाया धोया भी नहीं था। इस मकान के आने पर जो आराम कुर्सी थी उस पर दोनों हथेली टिकाकर विजय चिरोट पी रहा था कि उसके कानों में किसी अपने की पुकारने की आवाज पड़ी। विजय ने सिर ऊपर किया तो एक वृद्ध सज्जन को अपने प्रति सम्मान प्रकट करते हुए देखा। 60 की आयु के सज्जन गठे शरीर और गोल मटोल चेहरे के स्वामी थे। उनका कद छोटा था, मूछों के बाल सफेद हो गए थे, किंतु
टोपी से बाहर निकले सिर के बाल काले और घने थे। मुंह के दो चार दांतों को छोड़कर सब ठीक ठाक था। उन्होंने टसर का कोट पहन रखा था और कंधे पर चादर डाल रखी थी। अपने पैरों में शानदार चीनी जूते डाल रखे थे। जेब में सोने की चेन की घड़ी लटक रही थी और गले में सिंह नग का जड़ा हुआ एक लॉकेट लटक रहा था। इस गवाई गांव में वो सज्जन अत्यधिक संपन्न महाशय प्रतीत हो रहे थे। पास में रखी हुई कुर्सी पर रखे सामान को हटाकर विजय ने उस महाशय को बैठने का अनुरोध किया। वृद्ध सज्जन ने स्थान ग्रहण करके बाबू साहब नमस्कार कहते हुए बैठ गए। तो प्रत्युत्तर में विजय ने भी नमस्कार बोल दिया। बैठते ही वृद्ध महाशय बोले, आप गांव के जमींदार हैं। आपके पिता समृद्ध एवं प्रतिष्ठित होने के साथ साथ उदार समाज सेवी होते थे। स्मरणीय बन गए हैं आपके पिताजी। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। यदि आप उस बेचारी अबला के प्रति उदारता नहीं दिखाएंगे तो स्थिति अत्यंत विषम हो जाएगी। विजय ने पूछा, आप किस बेचारी की बात कर रहे हैं और उस पर हमारा कितना बकाया निकलता है? वृद्ध बोला, मैं रुपये पैसे छोड़ने की बात नहीं करता। मैं स्वर्गीय अमर चटर्जी की बात कर रहा हूँ। वो भी काफी प्रतिष्ठित एवं धर्मात्मा व्यक्ति थे। आप समझ गए होंगे कि मेरा संकेत गगन चटर्जी की सौतेली बहन की ओर है। ये उनका पौतरिक मकान है साहब। उसका दूसरे स्थान पर रहने का प्रबंध तो हो गया है, पता वो यहाँ से चली भी जाएगी, किंतु आप उसे निकालने के लिए जो जल्दी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। विजय समझ गया कि अशिक्षित होने के कारण वृद्ध क्रोध का नहीं अपितु दया का पात्र है। फिर भी उसे वृद्ध के बात करने का ढंग पसंद नहीं आया। वो बोला, उचित अनुचित व्यवहार की बातें तो हम बाद में कर लेंगे साहब। पहले आप अपना परिचय तो दीजिए और ये बताइए कि आप किस नाते इस महिला की वकालत कर रहे हैं। मैं समीप के मस्जिदपुर गांव निवासी त्रिलोचन गंगा उपाध्याय हूँ। सब लोग मुझे भली प्रकार से जानते हैं। भगवान की कृपा से आसपास के गांवों का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने मुझे कभी न कभी मेरे आगे हाथ ना पसारा हो। मेरे विषय में आप विनोद घोष से सारी जानकारी ले सकते हैं। विजय बोला, यदि मुझे कभी हाथ पसारने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो मैं उनसे आपको पता पूछ लूंगा। हाँ, आप जिसकी सिफारिश करने आए हैं उससे आपका क्या संबंध है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। थोड़ा मुस्कुराते हुए वृद्ध बोले, वैशाख के बीतने पर मेरा उससे विवाह होने निश्चित हो गया है। विजय चौंक पड़ा। आपका विवाह अनुराधा से? जी हाँ, जेठ के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता था, इसलिए इसी महीने इस शुभ कार्य को संपन्न करने का निश्चय किया है। अन्यथा मैं आपसे उस महिला के कुछ अनुनय विनती करना चाहता हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद विजय ने पूछा, क्या यह प्रस्ताव गगन चटर्जी का है? वृद्ध उत्तेजित हो उठा और क्रोध स्वर में बोला, उस फरारी और प्रजा के पैसा लूटने को चंपत हो जाने के दुष्ट का नाम आप मेरे सामने मत लीजिए। वास्तव में इतने दिनों के बाद भी बाधा वही बना रहा था, नहीं तो अघन में ही विवाह हो गया होता। वो शैतान मुझसे बोला कि हम कृष्ण के वंशज होने के कारण कुलीन हैं, छोटे कुल में अपनी बहन की विवाह नहीं करेंगे। अब तो उस धूर्त का अहंकार भी मिट्टी में मिल गया। उसे मेरे पास प्रार्थी बनकर आना ही पड़ा। आज के युग में कुलीनता की बातें करना किसी कोरी बकवास सी बातें होती है। सबसे बड़ी चीज है रुपया। जिसके पास है रुपया वही धर्मात्मा है, वही श्रेष्ठ है, वही कुलीन है। क्यों? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ विजय बाबू? विजय थोड़ा सहम कर पूछा, ये सब तो ठीक है, किंतु क्या अनुराधा इस विवाह के लिए सहमत है?
अहंकार का प्रदर्शन करने के रूप में अपनी जंघा को थापते हुए वृद्ध बोला, इनकार की हिम्मत ही कहाँ है। मेरी खुशामद की जा रही है। शहर से आकर आपने एक हुड़की क्या दी, मेरा काम आसान कर दिया। दिन में तारे दिखने लगे हैं, भगवान से रक्षा मांगने की रट लगाई जा रही है। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। वस्तुतः लड़के, बहुएं, लड़कियां और दामाद, कोई भी इस लड़की से मेरे विवाह में पक्ष में था ही नहीं। मैंने सोचा कि 2 बार तो घर बसा लिया है, अब तीसरी बार भी कर ही लेते हैं। किंतु जब लड़की ने स्वयं संदेशा भेजकर मुझे बुलाया और बुलावा भेजा और अपने चरणों का दासी बनाने के लिए सामने गिड़गिड़ाने लगी और मेरे घर में नौकरानी बनकर रहने की प्रार्थना करने लगी, तो मुझे लगा कि इस पर दया दृष्टि कर ही देते हैं। विजय ये सब सुनकर तो हक्का बक्का रह गया। वृद्ध ने अपनी बात जारी रखी, मैं चाहता हूं कि विवाह इसी मकान में हो तो अच्छा होगा। वैसे मेरा मकान काफी बड़ा है, स्थान की कोई कमी नहीं है, लेकिन गगन चटर्जी की बुआ इसी मकान में कन्यादान करने की इच्छुक है। अब केवल आपकी सहमति मिल जाए तो मैं दूसरे कामों को निपटाने में लगूं। इतने देर से विजय जो सिर झुकाए सारी बातें सुन रहा था, अपना सिर ऊपर करके पूछता है कि मेरी सहमत होने पर मुझे क्या करना होगा। यदि इसका अर्थ केवल यह है कि मुझे मकान खाली करवाने में कोई जल्दबाजी ना करूं तो मेरा ठीक है, मैं सहमत हूं। अब आप जा सकते हैं, नमस्कार। वृद्ध ने भी नमस्कार कहा और फिर बोला, आपसे ऐसी ही आशा थी। आखिर आप प्रातः स्मरणीय धर्मात्मा पिता के सुयोग पुत्र हैं। आप किसी की अवहेलना कर ही नहीं सकते। विजय ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वृद्ध बोला, जाता हूँ। अच्छा, नमस्कार। ये कहकर वृद्ध चल दिया। वृद्ध के चले जाने पर कुछ देर अनुराधा के विचार में खोया विजय अपने आप को समझाने बुझाने लगा। वो अपने आप से बोलने लगा, मुझे इस लड़की और इस वृद्ध से क्या लेना देना है। फिर ये कौन सी नई बात है, अथवा कोई अनहोनी सी बात भी नहीं। वृद्ध विवाद तो होते ही रहते हैं। इस बीच उसे विनोद घोष का वो कथन भी स्मरण हुआ कि अनुराधा सदैव अपने भाई से कहती थी कि भैया, कुलीनता से पेट नहीं भरता। जीवन की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। जो इसकी पूर्ति कर सकता है वही कुलीन है। बहन को डांट फटकार कर गगन कहता था, तो क्या करूं? मैं अपने पिता पितामह के कुल को कलंकित कर दूं? अनुराधा का उत्तर था, तुम भी तो उनके वंशज हो। यदि तुम्हें कुलीनता की रक्षा का भूत सवार है तो ये काम तुम ही करना। मुझे इसके बारे में विवश न करो तो अच्छा ही होगा। यद्यपि कुल, आचार और चरित्र आदि के बातों में विजय विशेष महत्व नहीं देता था, फिर भी पता नहीं आज क्यों उसे गगन चटर्जी का पक्ष अधिक उत्कृष्ट लगा। विजय जितना अधिक अनुराधा के दृष्टिकोण के समीप जाने की चेष्टा करता, वो उसे उतना ही ऊंची, सिद्धांतहीन, निर्लज और अवसरदीन मानकर उससे घृणा करने लगता। बाहर आंगन में लोगों का कोहाल मच चुका था। विजय ने काम धंधे करने के लिए श्रमिक बुला रखे थे, किंतु मन की विकलता और कुछ अच्छा न लगने के कारण सभी शिल्पियों और श्रमिकों को विदाई कर दिया। बैठक में कुछ देर तक अकेले बैठने से उबा विजय न जाने क्या सोचकर मकान का भीतर चला गया। उसने देखा कि बरामदे में चटाई बिछाकर लेटी पड़ी अनुराधा अपनी दोनों ओर बैठे दोनों लड़कों को महाभारत की कोई कहानी सुना रही थी। रसोई का काम जल्दी से निपटा कर वो बच्चों को अपने साथ सुलाकर कोई कहानियां सुनाया करती थी। कुमार को खिलाने पिलाने के बाद वो उसे उसके पिता के पास भेज दिया करती थी। चिटकी चांदनी में किसी की छाया को देखकर अनुराधा ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? विजय बोला, मैं विजय हूं। सुनते ही तीनों सावधान हो गए और उठ बैठे। विजय के
पहले दिन के व्यवहार से संतोष बहुत ही अधिक डरता था, इसलिए मौका देखकर वो कमरे के बाहर रुक गया। कुमार भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। अनुराधा की ओर उन्मुख होकर विजय बोला, आज त्रिलोचन गंगोजी मेरे पास आए थे। आप तो उन्हें जानती ही होंगी। आश्चर्य प्रकट करते हुए अनुराधा बोली, आपके पास वो किस लिए आए थे? आपने तो उनसे कोई ऋण नहीं ले रखा। विजय बोला, ऋण तो नहीं ले रखा, हाँ यदि ले रखा होता तो उससे आपको लाभ ही होता। उस स्थिति में आप मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला मुझसे ले सकती थी। अनुराधा के चुप रहने पर विजय बोला, उन्होंने तुम्हारे अनुरोध पर तुम्हारे साथ विवाह करने की बात कही। क्या यह सत्य है? अनुराधा के हाँ कहने पर विजय ने पूछा, ये प्रस्ताव स्वयं आपने ही किया था? वो तो आप पर दया करके आपको उपकृष्ट करने जा रहे हैं। अनुराधा बोली, हाँ यही वास्तविकता है। ये तो परले दर्जा की शर्म की बात है। आपके साथ मैं अपने आप को अपमानित और लज्जित अनुभव कर रहा हूँ। अनुराधा बोली, क्यों? आप मेरे कारण अपने आप को प्रभावित क्यों मानते हैं? विजय बोला, यही बतलाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। त्रिलोचन बता रहा था कि मेरे द्वारा इस घर के निकाले और धमकी दी जाने के कारण ही आपको उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। वो कह रहा था कि आपके पास सिर छुपाने का कोई वैकल्पिक ठिकाना नहीं है, और ये नहीं होने के कारण आपने उसकी खुशामद की और इस संबंध के लिए उसे राजी किया। नहीं तो क्या इस बुढ़ापे की इस प्रकाश से झंझट में पड़ने के कतई तैयार नहीं था वो। आपकी दीनहीन दशा और आपके रोने चिल्लाने के द्रव होकर उसने ऐसा मन बनाया है। अनुराधा बोली, इसमें कुछ गलत नहीं है, यही सत्य है। विजय बोला, यदि ये बात है तो मैं अपनी चेतावनी वापस लेता हूँ और अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करता हूँ। अनुराधा को चुप देखकर विजय बोला, अब आप चाहें तो अपना प्रस्ताव वापस ले सकती हैं। अनुराधा धृत स्वर में बोली, नहीं, अब यह नहीं हो सकता। एक तो मैंने अपने दिन दिए वचन को भंग करने में विश्वास नहीं करती। दूसरे, हमारे संबंध की बात सार्वजनिक हो चुकी है। मेरे इनकार करने से लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें अपमानित करेंगे। विजय बोला, विवाह होने पर तो लोग उल्टे और अधिक मजाक उड़ाएंगे। उनके काफी बड़ी आयु के लड़के, लड़कियां, बहुएं, दामाद, ये सब इस प्रस्ताव को डट कर विरोध करेंगे। परिवार में उपद्रव मच जाएगा, घर की शांति भंग हो जाएगी। स्वयं आपके लिए यह संबंध कांटों की सेज जैसा कष्टदायक प्रसिद्ध हो जाएगा। आप एक बार शांत चित्त से सभी बातों पर सोच विचार कर लीजिए, तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। अनुराधा कोमल स्वर में बोली, मैं सभी पक्षों को सोच विचार कर चुकी हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा प्रकट की गई आशंकाएं निर्मल होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनकर चकित हुआ विजय बोला, उसका बुढ़ापा? वो तो आपसे छिपा नहीं। कौन जाने वो कितने दिनों का मेहमान है। अनुराधा बोली, सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कौन जाने उनसे पहले मैं ही परलोक सिधार जाऊं। विजय के लिए इस तथ्य को नकारना संभव न हुआ। अंततः वो जड़ बना खड़ा रहा। दोनों की ओर की चुप्पी तोड़ते हुए अनुराधा कोमल कंठ में बोली, आपने मुझ पर एक बार घर छोड़ने का आदेश दिया था, किंतु इसके बाद आपने कभी तकाजा नहीं किया। मैंने आपसे दया की भीख नहीं मांगी, किंतु फिर भी आपने मुझ पर दया की है। इसके लिए मैं आपके प्रति कितनी कृतज्ञ हूँ, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। विजय द्वारा किसी प्रकृत्या प्रकृति के
कष्ट न होने के कारण अनुराधा अपनी बात को जारी रखते हुए बोलती है, भगवान जानता है कि मैंने आपके विरुद्ध कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि मैं ऐसा कुछ करती तो आपके प्रति अन्याय होता तथा वो एकदम गलत होता। यदि गांगुली महाशय ने कुछ ऐसा आपसे कहा है तो वो उसे अपना उनका वक्तव्य समझिए, मेरा नहीं। फिर भी मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। विजय बोला, आप लोगों का विवाह जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होना है। इसका अर्थ यह है कि अभी 1 महीने का समय है। अनुराधा की हाँ सुनकर विजय बोला, क्या इसमें किसी परिवर्तन के लिए कोई अवकाश नहीं है? गांगुली महाशय द्वारा दिए गए भरोसे को देखकर शायद नहीं, नहीं कहना ठीक नहीं होगा। काफी देर तक चुप रहने के बाद विजय बोला, इसके सिवा मैं और क्या ही कह सकता हूँ कि आपने अपने भविष्य के संबंध में ठीक ढंग से सोचा विचारा नहीं। इसका मुझे बहुत दुख है। अनुराधा बोली, मैंने 1 बार नहीं 100 बार सोचा है। ये प्रश्न दिन रात मेरी सोच का विषय बना रहा है। आप मेरे इतने बड़े हित चिंतक हैं। आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं एक बार मेरी स्थिति पर विचार करेंगे तो आपको मेरा निर्णय सही लगेगा। आप ही सोचिए ना, एक ऐसी लड़की जिसके पास ना विवाह करने का रुपया पैसा हो, ना घर द्वार हो, ना सौंदर्य हो और ना ही कोई बंधु अथवा अभिभावक भी नहीं है। गांव के अन्याय और अत्याचार से बचने का कोई साधन नहीं। फिर 23-24 की आयु हो गई है। ऐसी लड़की से भला कौन कुलीन युवक विवाह करना चाहेगा? इन तथ्यों पर आप जरा विचार करें। इस स्थिति में क्या आप दाने दाने के लिए मेरे किसी के आगे हाथ पसारने का समर्थन करेंगे? अनुराधा की बात में ठोस सच्चाई थी। इन बातों का खंडन नहीं किया जा सकता था। अंततः विजय कुछ देर तक मौन साधे रहा। फिर बोला, यदि मैं आपकी किसी प्रकार की कोई सहायता कर पाया तो मुझे काफी प्रसन्नता होगी। आपने मेरे जिस प्रकार उपकार किया है, ये सब दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ। आपके आश्रय में मुझे निश्चिंतता मिलती है। सूर्य और चंद्र जैसे दोनों बच्चे मिले हैं। आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे भैया द्वारा किए गए विश्वासघात में मुझे बराबर का भागीदार न समझें। मुझे भैया के किसी काम से कोई वास्ता नहीं था, न कोई जानकारी थी। आप मुझ पर विश्वास करें तो मुझ पे बड़ी तसल्ली मिलेगी। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं सभी तथ्यों को ठीक से जान चुका हूँ। ये कहकर विजय धीरे से बाहर निकल गया। कलकत्ता से आए फल, सब्जी, मिठाई आदि की टोकरी कोई रसोई घर के बाहर उतारने का नौकर को आदेश दे रहा था। वो शायद भीतर होगी। भीतर से अनुराधा ने उत्तर दिया, हाँ मैं भीतर ही हूँ। विजय बोला, आपको किस तरह पुकारूं? ये भी एक समस्या है। यदि कहीं आप हमारे समाज के संबंधी होते तो आपको मिस चैटर्जी अथवा मिस अनुराधा कहकर पुकारना सही होता, किंतु आपके समाज में तो ऐसा प्रचलन है ही नहीं। आपके लड़कों में से कोई यहाँ उपस्थित न होने के कारण अपनी मौसी भी बुला नहीं सकता। कहकर काम चल जाता, पर कोई है भी तो नहीं। वो भी यहाँ इस समय आसपास नहीं दिख रहा है। इस स्थिति में समझ नहीं आता कि आपको क्या कह के पुकारूं। दरवाजे के पास खड़ी अनुराधा कोमल स्वर में बोली, मालिक आप मुझे राधा कहकर पुकारें तो भी काम चल जाएगा। विजय बोला, इस नाम से पुकार सकता हूँ, किंतु इस नाते कदापि नहीं कि मैं आपका मालिक हूँ और आप मेरी अतिथि हैं। मैं गगन चैटर्जी पर मालिकाना हक जता सकता हूँ, किंतु
वो 9 2 11 हो चुका है। आपको क्या पड़ी है कि आप मुझे मालिक समझें या ना समझें? आप ऐसा क्यों कहते हैं? मालिक तो मालिक होता है। विजय ने कहा, यह नाता मुझे कतई स्वीकार नहीं। आयु में मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँ। यदि इस नाते मैं आपको आपके नाम से पुकारूँ तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, बुरा लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विजय को इस तथ्य का आभास मिल गया था कि वो घनिष्ठता बढ़ाने की कितना भी प्रयास कर ले, किंतु अनुराधा की ओर से अनुमात्र भी कोई चेष्टा नहीं हो रही। वस्तुतः वो महिला किसी भी रूप में उधरना नहीं चाहती थी। इसलिए विजय ने विजय के सभी प्रश्नों का हाँ, ना, सही है, ऐसे संक्षिप्त वाक्यों में उत्तर दिए जा रही थी। विजय बोला, घर से कुछ सब्जी, फल, मिठाई आदि आई है। इस टोकरी को भीतर रखवा दीजिए और फिर बच्चों को खिला दीजिएगा। छोड़ जाइए। अपनी आवश्यकता का सामान यहाँ रखिए और शेष आप मैं भिजवा सकती हूँ। विजय बोला, नहीं, ऐसा अत्याचार बोलकर न कीजिए। वस्तुतः मेरा रसोई ठीक से कुछ बना नहीं पाता। आज तो वो दोपहर से ही चादर तान कर शायद मलेरिया का शिकार हो गया है। यदि कहीं सचमुच ऐसा है तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो फिर आपकी रसोई का क्या होगा? रात की खाने की चिंता तो वेशभूषा नहीं है मुझे खास। हाँ, कल सवेरे तक अगर दशा ना सुधरी तो विचार करना पड़ेगा। मेरे पास कुकर है, इसमें काम चल जाएगा। इससे आपको अशुद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अभ्यस्त हो चुका हूँ। हाँ, लड़के की बात होती तो अवश्य चिंता करता। उसका भार तो आपने संभाल ही रखा है। इस समय क्या बना रही हैं आप? टोकरी खोल कर देख लीजिए। शायद कोई चीज़ इस समय काम का निकल आए। काम की चीज़ मिल सकती है, परंतु मुझे इस समय रसोई बनानी ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं बनानी है? अनुराधा बोली, कुमार का शरीर थोड़ा गर्म है। कुछ पकाया तो वो खाने को मचल जाएगा। संतोष का काम सुबह के बचे खाने से चल जाएगा। कुमार को क्या हल्का ज्वर है? कहाँ है वो? अनुराधा बोली, मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। संतोष के साथ गपशप कर रहा है। आज वो बाहर न जाने और मेरे साथ सोए रहने की जिद कर रहा था। विजय बोला, ठीक है, सोया रहने दो। हाँ, अधिक लाड़ प्यार मिलने पर वो मौसी को छोड़कर घर जाने की तैयार भी नहीं होगा। इसलिए उसे नई परेशानी सामना करना पड़ सकता है। अनुराधा बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुमार आज्ञाकारी बालक है। वो आज्ञाकारी है पर अथवा उतलंट लड़का है। इसकी सही जानकारी आपको नहीं होगी। मैंने सुना है कि वो आपको काफ़ी परेशान करता है। राधा बोली, कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि परेशान केवल वो मुझे करता है और किसी से कुछ नहीं कहता। विजय बोला, हाँ वो तो ठीक है, किंतु आप उसकी आदत बिगाड़ रही हैं। मौसी जो सह लेती हैं वो चाची नहीं सह पाएगी। ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता। फिर किसी दिन विमाता आ गई तो उसे कुछ सहा नहीं जाएगा, तो कुमार की दुखी होने का असंस और बढ़ जाएगा। अनुराधा बोली, बालक को ना सह सके ऐसी स्त्री से उसकी क्यों बीमाता बनाएंगे आप? क्यों चाहते हैं ऐसा? विजय बोला, लाने अथवा बनाने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो लड़के के अपने भाग्य पर निर्भर करता है कि उसे कैसी बीमाता मिलेगी। यदि उसे मन माफिक माँ ना मिल सकी तो वो फिर से मौसी की शरण लेने को विवश हो जाएगा। किंतु हाँ, इसके लिए पहले मौसी की स्वीकृति लेनी भी आवश्यकता होगी। अनुराधा बोली, मौसी मातृविहीन बच्चों को असहाय अवस्था में छोड़कर कभी नहीं जाती। इसके लिए उसे
कैसी भी स्थिति का सामना क्यों ही न करना पड़े। ऐसे बच्चों को पालना मौसी का अपना कर्तव्य समझती है। विजय बोला, आपके इस कथन को मैं गांठ बांध कर रखूंगा। कहकर जाते हुए विजय लौटकर बोला, यदि दुष्टता न समझी जाए तो एक बात कहूँ। अनुराधा बोली, कहिए। विजय बोला, कुमार का पिता तो जीवित है, अंततः उसकी चिंता से पहले आपको किसी और की ध्यान रहनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए। आपने मेरे संबंध में कुछ गलत धारणा ना बना रखी हो तो मैं एक बात कहता हूँ। संतोष की तो माँ भी नहीं है और ना पिता है। यदि त्रिलोचन इस लड़की को ना रखने का सहमति बना ले तो ये बेचारा कहाँ जाएगा। इसके बारे में कुछ आपने सोचा होगा। अनुराधा बोली, जब पत्नी बनाएंगे तो क्या उसकी नाती को नहीं रखेंगे? रखना ही चाहिए, किंतु त्रिलोचन के स्वभाव को देखते हुए मुझे उन पर संदेह होने लगा है। अनुराधा तत्काल उत्तर न दे सकी। कुछ सोचने के बाद बोली, तब तो हम दोनों सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ही रह लेंगे। विजय बोला, आपने कह तो दिया, किंतु आप ये कर नहीं सकेंगी। हाँ, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो संतोष को आप मेरे पास भेज देना। वो कुमार का साथी है, दोनों का मन लगा रहेगा। कुमार के साथ मैं उसे भी एक आदमी बना दूंगा। अनुराधा के उत्तर की प्रतीक्षा में कुछ देर रुका विजय, अंततः बाहर चल दिया। 2-3 घंटे बाद घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर संतोष ने विजय से कहा, मौसी जी आपको भोजन के लिए बुला रही हैं। आश्चर्य प्रकट करते हुए विजय ने पूछा, मुझे? संतोष ने कहा, जी हाँ, और कहकर वापस चल दिया। रसोई के घर में बिछे आसन पर बैठने के बाद विजय बोला, रात तो वैसे ही कट जाती, आपको व्यर्थ में कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पास खड़ी अनुराधा ने सुना, किंतु वो चुप्पी साधे रही। परोसी गई खास सामग्री में कुछ विशेषता नहीं थी, किंतु फिर भी परोसने के विषय में प्रयत्न और सत्कर्ता का आभास स्पष्ट रूप से मिल रहा था। सुंदर ढंग से सजाकर रखे पदार्थ को देखकर विजय की भूख भड़क उठी। खाते हुए उसने पूछा, क्या कुमार ने खा पी लिया है? अनुराधा बोली, सागू पीकर सो गया है। विजय बोला, क्या उसने आज कोई विरोध प्रकट नहीं किया? अनुराधा हंसते हुए बोले, मेरे पास सोने की अपनी इच्छा की पूर्ति से कुमार आज पूर्णतः शांत है, किंतु उसके कारण आपको होने वाले कष्ट और असुविधा का अनुमान नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आपने स्वयं उसे अपनी गृहस्थी में शामिल करके अपने संकट को बढ़ाया है। राधा बोली, हाँ, मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देती। विजय बोला, मुझे लगता है कि कुमार के चले जाने पर आपको उसे भूल जाना सरल नहीं होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद अनुराधा विनम्र स्वर में बोली, कुमार को अपने घर ले जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि घर पर आप उसकी हर बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट अथवा अभाव न देखना पड़े। विजय बोला, मुझे तो कामकाज के झंझटों में बाहर ही रहना होता होगा। इस स्थिति में मैं ऐसा कोई वचन कैसे दे सकता हूँ? अनुराधा बोली, तो फिर उसे ले जाने का हठ मत कीजिए, उसे यहीं मेरे पास ही रहने दीजिए। विजय बोला, आप वास्तविकता से आंखें मीचकर गलत प्रस्ताव रख रही हैं। ये कहकर विजय भोजन करने लगा। थोड़ी देर वो बोला, भाभी आदि इस इधर घर आने का मन है, किंतु अब ऐसा लगता नहीं। दादा ने पूछा, कार्यक्रम का बदल जाने का कोई कारण? विजय बोला, जोश में आकर भाभी ने कह तो दिया था, किंतु अब शायद उनका जोश ठंडा पड़ गया है। सामान्यतः ये शहरी लोग ठेठ गांव की ओर अपना पैर बढ़ाना पसंद नहीं करते।
सोचता हूँ कि ये इस प्रकार से अच्छा ही होगा, अन्यथा आपको मेरे साथ उनका भी भार उठाना पड़ता है और इसमें आपको काफ़ी असुविधा होती। अनुराधा विरोध करते हुए बोली, आपकी इस सोच से मैं सहमत नहीं हूँ। आपके घर में आपके अतिथियों के आने पर मुझे असुविधा कैसी होगी? ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? इसे तो मैं अपने प्रति आपका अन्याय समझती हूँ। क्या मैं आपकी उदारता का दुरुपयोग करती हूँ? अनुराधा ने इसे पहले विजय से इतना अधिक वाद-विवाद कभी नहीं किया था। अब विजय को पता लगा कि गाँव की ये लड़की उतनी अनाड़ी नहीं, जितना वो सोच रहा था। काफ़ी देर तक मन में सोच-विचार करने के बाद वो बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ। वस्तुतः जिन सामान्य स्त्रियों के विषय में ऐसा सोचा जा सकता है, आप उनसे हटकर हैं, एकदम अलग। 2-3 दिन के बाद मेरा घर लौटने का कार्यक्रम है। यहाँ आने पर मैंने प्रारंभ में जो अनुचित व्यवहार किया वो सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अनाज के पर्याय सब कहीं ऐसा ही होता है, किंतु फिर भी मैं अपने व्यवहार से लज्जित हूँ और आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हँसती हुई अनुराधा बोली, आपको क्षमा नहीं मिल सकती। विजय बोला, ऐसा क्यों बोला? अनुराधा बोली, बात यह है कि अन्याय अत्याचार की मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी की पूरी क्षमा देना संभव नहीं। कहकर वो मुस्कुरा दी। दीप के प्रकाश में अनुराधा का खिला चेहरा और उसकी चमक को देखकर विजय मंत्रमुग्ध हो उठा। अपने को संभाल कर वो बोला, अपराधी के रूप में आप मेरा स्मरण करेंगी, इसी को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। दोनों के चुप हो जाने पर कुछ देर कमरे में सन्नाटा छा गया। अंततः मौन भंग करने के लिए अनुराधा ने पूछा, आपका इधर लौटना कब होगा? विजय ने कहा, बीच बीच में आना जाना तो चलता ही रहेगा, किंतु शायद अब आपसे भेंट नहीं हो सकती। अनुराधा ने क्यों जैसा प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वो इस यथार्थ से परिचित हो चुकी थी। खा पीकर विदा होते समय अनुराधा बोली, टुकड़ी में बहुत सी तरकारी है, यदि आप कल भी यहीं खाने का सहमति जताएं तो बाहर जाने की भेजने की जरूरत ही ना पड़े। विजय बोला, ठीक है, किंतु हाँ, मुझे कुछ अधिक भूख लगती है और दूसरों की अपेक्षा मैं अधिक खाता हूँ। इस तथ्य में तो आप परिचित ही होंगी। यदि ऐसा ना होता तो मैं ये कहता कि केवल कल ही क्यों, आगे क्यों नहीं, जितने दिन यहाँ रहूं आपका प्रसाद क्यों ना मिले। अनुराधा बोली, इसे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल आए अनेक उत्तम पदार्थों को अनुराधा ने बिना किसी नुनच के सहेज के रख लिया। 3 दिन ही नहीं, 5 दिनों तक विजय अनुराधा के अतिथि का आनंद लेता रहा। इस बीच कुमार भी पूर्ण स्वस्थ हो गया। अनुराधा की सेवा में विजय को कहीं भी कोई त्रुटि दिखाई न दी, किंतु फिर भी दोनों से दूरी बराबर पहले जैसी ही बनी रही। इसमें तिल भर भी अंतर नहीं आया। बरामदे में विजय के लिए आसन लगाया जाता है और अनुराधा कमरे के भीतर से करीन में थाली सजाकर उसके आगे प्रस्तुत करती है। थाली लाने का दायित्व संतोष निभाता है और मछली का झोल छोड़ जाने पर उलाहने देने का काम कुमार करता है। वो कहता है, मौसी आपके मछली छोड़ देने पर चिंतित हो उठती हैं, किंतु कटोरे में दूध छोड़ देने से कोई उसकी व्यवस्था का अंत ही नहीं करता। विजय बोला, तुम्हारी मौसी परोसते समय ये क्यों भूल जाती है कि मैं मनुष्य हूँ, पशु नहीं। स्त्रियों के स्वभाव में कोमलता का विषय में विजय को जानकारी प्राप्त नहीं थी। उसकी माँ बचपन से अस्वस्थ चली आने के कारण कभी किसी गृह कार्य को निपुणता से कभी निभा न सकी और उसकी पत्नी केवल 2-2.5 वर्ष ही जीवित रही। उन दिनों वो स्वयं पढ़ाई कर रहा था। उसके जीवन का अधिक समय तो प्रवास में ही बीता है। हाँ,
उन दिनों की कुछ कटु मधुर स्मृति समय समय पर उसके मस्तिष्क में कौंधने लगती है, परंतु वे सब उसके पुस्तकों में पढ़ी कल्पनाओं जैसी कथाएं जिसकी कोई आधार नहीं है। उनका जीवन में यथार्थ किसी प्रकार का कोई जुड़ाव ऐसा नहीं जो विश्वसनीय लग सकता है। विजय की भाभी जिस परिवार से आई हैं और जिस प्रकार का उसका दृष्टिकोण तथा व्यवहार है, उसे देखकर विजय को उससे आत्मीयता स्थापित करना संभव नहीं लग सका। हाँ, वो माँ को सदैव इस बात के लिए रोता दिखता है कि उसके पति घर के किसी काम में रुचि नहीं लेते। इन सब बातों को देखने का वो इतना अभ्यस्त हो चुका है कि इसके विरोध में उसकी किसी प्रकार की चर्चा एकदम असंगत लगती है। वो कोई ताई द्वारा देवर और बहू द्वारा सास ससुर की खोज खबर ना लेने को अपराध का विषय ऐसा कोई महत्व ही नहीं देता। किंतु इन 5 दिनों में वो अपनी इस धारणा का पूर्ण विचार करने पे विवश हो गया है। आज शाम की गाड़ी से उसे कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बना रखा है। नौकरों ने सामान भली प्रकार बांध रखा है। कुछ ही घंटों के बाद घर से चल देना होगा। इस बीच संतोष ने आकर संदेशा दिया, मौसी जी बुला रही हैं। विजय के इस समय इस प्रश्न के उत्तर में हाँ कहकर वो वहां से चल गया। घर के भीतर पहुंचने पर विजय ने देखा कि आसन बिछा और भोजन का सारा आयोजन ठीक ढंग से किया जा चुका है। अनुराधा कुमार को झूला झुला रही है। विजय को देखते ही भोजन परोसने में जुट गई। आसन पर बैठकर विजय बोला, इस समय ये कष्ट क्यों किया? अनुराधा बोली, खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी ही खाते जाइए। गला साफ करते हुए विजय बोला, इतना अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। इसकी अपेक्षा 2-4 पूड़ियां ही उतार देते तो काम चल जाता। राधा बोली, एक तो आप पूरी खाते नहीं, दूसरे आपको अपने घर पहुंचते पहुंचते काफी देर रात हो जाएगी। इस स्थिति में आप भूखे चले जाते तो मेरे कष्ट की कोई सीमा न रहती। पूरा समय यही चिंता सताती कि कैसे बेचारा लड़का भूखा प्यासा गाड़ी में बैठा होगा। विजय चुपचाप भोजन करते समय बीच में बोल उठा, मैंने विनोद से कह दिया है कि आप जब तक इस मकान में रहना चाहती हैं, आप रह सकती हैं। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट असुविधा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद फिर बोला, यदि आपकी गगन से कोई भेंट हो जाए तो उसे कह देना कि मैंने उसे माफ कर दिया है, किंतु उसे इस गांव से मैं भूल कर भी ना आना चाहे, अन्यथा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। ठीक है, भैया कभी मिल गए तो उनसे कह दूंगी। ये कहकर अनुराधा भी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से बोली, एक समस्या उत्पन्न हो गई है। कुमार आज किसी भी स्थिति में यहाँ से जाने को सहमत नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि वो इसका कोई कारण भी नहीं बताता। कारण जब वो जानता ही नहीं तो बताएगा कहाँ से? हाँ, वो इस बात को कभी भली प्रकार जानता है कि वहाँ जाने पर उसे ये ऐसा सुख आराम तथा लाड़ प्यार नहीं मिल सकता, इसलिए वो सहमा हुआ है। बोली, वहाँ उसे सुख चैन क्यों नहीं मिल सकता? अनुराधा के इस प्रश्न के उत्तर में विजय बोला, उस घर का यही प्रचलन है। वहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। ठीक है, उस घर में कुमार को इस घर जैसा अपनापन भले ही ना मिले, पर फिर भी उसे जाना तो होगा ही। आखिर वो यहाँ कितनी देर तक रहेगा? उसी घर में तो वो इतना बड़ा हुआ है। तो फिर बच्चों को वहाँ मत ले जाइए, उसे यहीं रहने दीजिए, अनुराधा बोली। विजय बोला, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये सोच लीजिए कि यहाँ कितने दिन रह पाएगा? अधिक से अधिक 1 महीना।
आखिर तो उसे एक दिन जाना ही होगा। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद राधा बोली, सुना है कि बालक के आने वाली विमाता सुशिक्षित हैं। विजय बोला, हाँ, वो बीए पास है। उसकी ताई भी बीए पास कर चुकी है, ऐसा मैं सुना है। विजय बोला, हाँ, सच है, किंतु उन पुस्तकों में देवर को प्यार करना है, उसकी खोज खबर लेनी है, ये कहीं नहीं लिखा है। ऐसी शिक्षा उन्हें कभी मिली ही नहीं। रुबन सास ससुर की सेवा का विधान कभी उनकी शिक्षा पद्धति में ही था ही नहीं। नहीं, ये तो कभी अधिक जटिल समस्या है। इस संबंध में कुछ जानने की उनकी कोई रुचि ही नहीं। अनुराधा बोली, किस काम में उनका मन लगता है? विजय बोला, अपनी मनमानी करने में उनका बड़ा मन लगता है और उसे वही समझ में आती है। थोड़ी देर के चुप्पी के बाद अनुराधा बोली, बुरा ना मानना, मैं तो कहती हूँ कि बच्चे को ममता ना देने वाली स्त्री, चाहे बीए पास हो अथवा एमए, पत्नी बनने की योग्य कदापि नहीं। विजय बोला, किंतु हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बीए पास महिला की सम्मान समझी जाती है। अंततः लाने को तो किसी पढ़ी लिखी को ही होगा, भले ही अपना मन ना माने, पर अथवा यही मानना है। अच्छे व्यवहार वाली अशिक्षित महिलाओं की हम प्रशंसा तो कर लेते हैं, पर उनके साथ विवाह नहीं कर सकते। राधा बोली, बच्चे को किसी निर्मम विमाता के हाथों सौंपना तो उसके प्रति तो घोर अन्याय होगा और भारी अत्याचार होगा। मैं तो आपको ऐसा ना करने की सलाह दूंगी। विजय बोला, मैं इस तथ्य से भली प्रकार परिचित हूँ कि कुमार को स्नेह न रखने वाली स्त्री के हाथों उसे सौंप जाने में कोई भला नहीं होगा। वो उस माँ से दूर भाग जाएगा। किंतु यह आवश्यकता तो नहीं कि मेरी भावी पत्नी निष्करुणी होगी। वो ममतामयी भी हो सकती है। वो अत्यंत उदार स्नेह और सहानुभूति से छलकती हुई एक कल्पना मात्र मूर्ति भी हो सकती है। आप हमारे समाज के सभी स्त्री को एक लाठी से नहीं हाँक सकती। अनुराधा बोली, कल्पना बड़ी मधुर, प्रिय और आकर्षक होती है, किंतु वो यथार्थ का स्थान कदापि नहीं ले सकती। इसके साथ ही मैं इस तथ्य से भी इनकार नहीं करती कि अपवाद सब कहीं मिल सकते जाते हैं। ये तो सामान्य की चर्चा की जाती है रहती है। अपने पक्ष को समर्थन देता हुआ विजय बोला, वस्तुतः आप ठेठ गांव की लड़की हैं। आपने ना कभी किसी स्कूल कॉलेज का रूप रंग देखा है, ना कभी किसी पार्टियों में शामिल हुई हैं। इसलिए शायद आपको हमारे समाज की स्त्रियों के चरित्र और स्वभाव की सही जानकारी नहीं। मेरी नई बहू घर में किसी कामकाज में रुचि न लेकर न सास ससुर की सेवा में महत्व देती है, किंतु फिर भी वो हाथ में चाबुक लेकर बालक को पिटाई करते हुए उसे विष पिलाकर उसकी जीवन लीला को समाप्त करने की सोचे। इस विषय में आप नितांत निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आंधा बोली, चलिए, मैं आपकी नई पत्नी के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करती, किंतु फिर भी आपसे एक वचन लेती हूँ कि आप जितना बन सके आप कुमार की देखभाल में कोताही ना बरतें। इसे आप मेरी प्रार्थना समझिए। विजय बोला, मैं वचन देते इसलिए घबराता हूँ क्योंकि एक तो मैं स्वभाव से बेपरवाह हूँ और दूसरे मेरी आदतें भी अनोखी हैं। हाँ, फिर भी आपके अनुरोध को गौरव देने का विश्वास दिलाता हूँ। जितना बन सकेगा मैं बालक कुमार का ध्यान रखने की कोशिश करता रहूँगा, किंतु कितना रख पाऊँगा ये तो अंतर्यामी ही जाने। अच्छा, मेरा खाना निपट गया है, अब मैं उठना और जाना चाहूँगा। उठकर बाहर जाने से पहले रुककर विजय बोला, अभी तो कुमार आपके पास नहीं रहेगा। यदि आप मेरे आने से पहले यहाँ से चली जाएं तो विनोद उसे मेरे पास कलकत्ता ले आएगा।
यदि आप चाहें तो कुमार के साथ संतोष को भी मेरे पास भेज सकती हैं। दोनों में खूब बनती है, मुझे निश्चिंतता बनी रहेगी। प्रारंभ में मुझे आपसे कुछ अधिक ही मैंने बर्ताव कर दिया। कुछ अत्याचारों की आवश्यकता थी नहीं, किंतु मेरे स्वभाव का अंग समझने की भूल मत कीजिएगा। और हाँ, यदि आप संतोष को भेज देतीं तो आपको किसी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, इस बात का विश्वास दिलाते हुए जाता हूँ। मकान के सामने घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी थी। सारा सामान लदा जा चुका था और विजय सवार होने ही जा रहा था कि कुमार ने अपने पिता को मौसी द्वारा बुलाए जाने का संदेशा दे दिया। मुख्य द्वार पे खड़ी अनुराधा बोली, क्या मालूम फिर भेंट होगी या नहीं होगी। आपकी चरण रज लेने के लिए आपको यहाँ कष्ट दिया है। कहते हुए अनुराधा ने गले से आंचल डालकर दूर से ही विजय को प्रणाम किया। इसके बाद कुमार को अपने हाथ पकड़कर अपने पास खड़ी होकर बोली, दादी जी को कुमार के बारे में आश्वस्त कर दीजिएगा। जितने दिन वो मेरे पास है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। हंसते हुए विजय बोला, विश्वास करने का मन तो नहीं करता। अनुराधा बोली, किसे विश्वास नहीं होता? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता? कहते हुए अनुराधा ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। इस बीच दोनों की आंखें चार हो गई। विजय ने देखा कि अनुराधा की आंखें गीली हैं। उसने कहा, आप कुमार को अपने साथ ले जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर अनुराधा धीमी सी बोली, आपके घर की स्थिति को देखते हुए कुमार को वहां भेजने का मन तो नहीं करता। फिर भी आप अपने मन की कीजिए। एक लंबी सांस खींचती हुई अनुराधा चुप हो गई। विजय बोला, जाने से पहले आपको अपने एक वचन की याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उसकी आवश्यकता समझता हूँ। आप भूली ना होंगी कि आपने अभी आवश्यकता के समय मुझे सेवा का अवसर देने का प्रण लिया है। मैं आपके प्रण निभाने के लिए दिन में प्रतीक्षा में रहूंगा। अनुराधा बोली, ठीक है, आपको मुझे भी एक वचन देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आप मुझे सेवा करने का अवसर देंगे और आप भी संकोच नहीं करेंगे। विजय बोला, मुझे भला आपसे कुछ कहने की क्या आवश्यकता पड़ सकती है? अनुराधा बोली, आपको देने के लिए भले ही मेरे पास कुछ ना हो, किंतु फिर भी तन से मैं आपकी सेवा किसी भी समय कर सकता हूँ। क्या गांगुली महाशय आपको इस बात की छूट देंगे? अनुराधा बोली, मुझे कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता। कुमार के घर न आने से उसकी दादी विचलित हो उठी। विजय से बोली, तू कैसा बाप है रे? जिसे घर से निकाल रहा था उसी के पास अपना बेटा छोड़ आया। विजय बोला, माँ, चिंता की कोई बात नहीं। जिसके साथ लड़ाई झगड़ा था वो तो दुमत बाहर से पतला छिपा हुआ। उसका साथ देने की किसी ने हिम्मत नहीं थी। कुमार को तो मैं उसकी मासी के पास छोड़ आया हूँ। वहां वो प्रसन्न रहेगा और कुछ दिनों में लौट आएगा। तू कहाँ से अचानक कुमार की मौसी ढूंढ लाया रे? विजय के माँ ने पूछा। विजय ने बोला, माँ, संसार में बहुत से काम अचानक और अकारण होते हैं। किसका किससे कब और कैसे संबंध आ जुड़ता है इसे पहले कोई नहीं जानता। कुमार की मौसी कोई और नहीं, तुम्हारा माल गोल करने वाला गगन की छोटी बहन है। मैं तो उसे घर से बेदखल करने की पूरी तैयारी करके निकला था, किंतु तुम्हारे पोते ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कुंवर ने उस लड़की की इस रिश्ता के दामन थामा है कि उसे निकालने का अर्थ होगा कि कुमार की छुट्टी पाना। सारी बातें समझ गई दादी बोली, कुमार उसके प्यार में फंस गया लगता है। उस बेचारे को कभी किसी का लाड़ प्यार कहाँ मिला है। उस लड़की ने अपने लाड़ प्यार से
उसे अपने बस में कर लिया होगा, कहकर वृद्धा अपनी अवस्था का स्मरण करके चुप हो गई। विजय ने कहा, माँ, मैं तो प्राय बाहर ही रहता हूँ, इसलिए अपनी आंखों से कभी देख ना सका कि कौन किसे कितना प्यार करता करती है। किंतु आते समय मैंने यह स्पष्ट देखा है कि मेरे यहाँ आने के लिए तैयार होने पर ही कुमार अपनी मासी के आंगन में अपने मासी को पकड़कर खड़ा हो गया। वो मेरे साथ आने को कतई सहमत नहीं था। माँ को ये सब सुनाकर तसल्ली नहीं हुई। वो बोली, तुझे क्या पता, गांव की लड़कियां कई तरह के जादू टोने जानती हैं। कुमार को अपने साथ ले जा, वो अच्छी बात नहीं हुई। विजय बोला, माँ, तुम स्वयं ठेठ देहात की लड़की होकर गांव की लड़की पर अविश्वास करती हो। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम शहर की लड़कियों को अधिक विश्वसनीय मानती हो। शहर की लड़कियों से तो भगवान बचाए, मैं तो उन्हें कोसों दूर से प्रणाम करती हूँ, माँ ने कहा। विजय को हंसते देखकर वृद्धा बोली, तुम्हें हंसी आ रही है? ठीक है, वस्तुतः मैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मानती। तुम मेरी पीड़ा को समझ भी कैसे सकते हो? अच्छा बताओ, क्या मेरे ज़माने में गांव के लोग इतने सीधे साधे रह गए हैं क्या? माँ, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है, किंतु जब तक तुम जीती हो, तुम्हारे पुण्य प्राप्त से अब तक कोई भी नाश नहीं कर होगा। उसकी थोड़ी सी झलक अपनी आंखों से देखकर ही आया हूँ, किंतु तुम्हें वो सब दिखाया नहीं जा सकता। यही दुख मुझे खाए जा रहा है। ये कहकर विजय ऑफिस के जिस काम को निपटाने के लिए इधर आया था, उसे निपटाने चल दिया। ऑफिस के काम से निवृत्त होकर विजय संध्या काल में भैया भाभी से भेंट करने आया। वहां उसने देखा कि महाभारत का युद्ध चल रहा है। संहार का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। आराम कुर्सी पर बैठे पतिदेव चिल्लाकर कह रहे हैं, ऐसे रिश्ते नाते में जाना चाहती हो तो तुम अकेले ही जाओगी, मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दे सकता। अचानक विजय को आया देखकर प्रभा भाभी रोती हुई देवर को संबोधित बोली, लाला जी, तुम ही बताओ, यदि उन लोगों ने श्यांशु के साथ अनीता का संबंध स्थिर कर लिया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये आज उसकी सगाई है और ये जलने से इनकार कर रहे हैं। भैया उत्तेजित स्वर में होकर बोले, यही सब करना था तो हमें इतने दिनों तक झांसे में रखने की आवश्यकता क्या थी? मामले को ठीक से ना समझने के कारण विजय के लिए कुछ भी कहना संभव ना हुआ। वो बावला की भांति इधर उधर देखता रहा। अनुमान लगाने पर वो बोला, जो मैं समझ पा रहा हूँ क्या वो यही बात है? क्या मुझे एक और धकेल कर अनीता को सितांशु घोष की झोली में डाल दिया गया है? भैया ने दुखी स्वर में कहा, हाँ, यही बात है, और तुम्हारी भाभी को अपने को अनजान बताती है। रोती हुई प्रभा बोली, देवर जी, एक तो लड़की सयानी हो गई है, दूसरे उसके संबंध का निर्णय करने वाले उसकी माँ और भाई हैं। यदि वो हमें आश्वासन देकर मुकर जाते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भैया क्रोध स्वर में बोले, वो लोग धूर्त हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं। इधर हमारे साथ बातचीत करते और उधर चोरी छुपे दूसरी जगह हाथ मारते हैं। अब क्या लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? मैं कौन सा मुंह लेकर खिला जाऊंगा? प्रभा रोंधी स्वर में बोली, ये कौन सी नई बात है? क्या ऐसा प्राय होता नहीं जो आप अपने ज़मीर को खाए जा रहे हैं और ज़मीन आसमान अपने सर पर उठा रहे हैं? मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ये पाखंडी मेरी ससुराल के लोग हैं। लोग मुझे भी बराबर का दोषी मानेंगे। भैया के इस व्यवहार पर विजय की हंसी आ गई। वो भाभी के पैर छूकर बोला, भाभी, भैया, इस स्थिति में और जितनी हाय तौबा करेंगे मेरी प्रसन्नता का कोई भी सीमा नहीं।
यदि इसमें कोई भूमिका है तो मैं आपके लिए तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। भैया की ओर उन्मुख होकर विजय बोला, भैया क्षमा करना, आप व्यर्थ में ही क्रोध हो रहे हैं। आप जानते हैं कि लड़की लड़के के मामले में जवाब देने और बदलने में कोई महत्व नहीं देता। बात पक्की करने से पहले बदलने की छूट रहती है। सितांशु विलायत से ICA बनकर लौटा है। अनीता उच्च शिक्षित और सुंदर है। सितांशु के सामने मेरी औकात ही क्या। मैं तो लकड़ी बेचकर तो गुजारा बसर करता हूँ। ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना पद है, ना गौरव है और ना ही मेरी कोई प्रतिष्ठा है। उन लोगों ने ये सही निर्णय लेने में कोई चूक नहीं की। उनकी कोई गलती नहीं। भैया ऊंचे स्वर में बोले, मैं कहता हूँ उन्होंने एकदम गलत किया है, हमारा अपमान किया है। क्या तुम्हें अनीता की खोने का कोई दुख नहीं? विजय बोला, आप बड़े हैं, पूज्य हैं। आपसे झूठ बोलकर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। आपके चरणों की सौगंध, मुझे ले मात्र भी दुख नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि किसी के पुण्य पाप में ही स्थिति पर प्रकाश बदल गई है। मैं तो इस मामले को इस इस मुद्दे को अपने लिए परम सौभाग्य मानता हूँ। भाभी की ओर उन्मुख होकर विजय बोला, भाभी तुम जल्दी से तैयार हो और जाओ, मैं तुम्हें लेकर आता हूँ। भैया घर के में बैठे रहना चाहते थे तो खुशी से बैठे रहने दो। हम दोनों तुम्हारी बहन की सगाई के समारोह में सम्मिलित होते हैं। रोती हुई प्रभा बोली, देवर जी आप तो मेरा मजाक ना उड़ाइए। विजय बोला, भाभी मैं हृदय से तुम्हारा आभार मान रहा हूँ और तुम मुझे समझ नहीं रही हो। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुमने मेरे से सिर का भार उतारकर मेरे जीवन को सुखी बनाकर जो उपकार किया है उसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं सचमुच तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो लो और मैं 10 मिनट में ऑफिस के कपड़े बदल कर लौटता हूँ। ये कहकर जाते हुए विजय से उसके भाई बोले, तुझे कहाँ किसने निमंत्रित किया है? क्या किसी अनिमंत्रित व्यक्ति के लिए किसी समारोह में सम्मिलित होना उचित है क्या? ठिठकर हुआ विजय बोला, भाभी ये बात तो ठीक है, कहीं मेरे उपस्थिति से वो अपने को लज्जित अनुभव न करने लगे। निमंत्रण के बिना भी आज वहाँ जाने में संकोच नहीं कर रहा। मैं तो दौड़कर अनीता से ये कहना चाहता हूँ कि अनीता मुझे धोखा न देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, न गिला न ईर्ष्या और ना ही तुम पर कोई क्रोध है। मैं भगवान से तुम्हारी सुखी जीवन की प्रार्थना और मंगल कामना करता हूँ। फिर विजय भैया से बोला, भैया मेरी मानो गुस्सा थूक दो और भाभी के साथ जाकर अनीता को आशीर्वाद दे आओ। हक्का बक्का बने पति पत्नी विजय की ओर देखते रहे। दोनों ने विजय के चेहरे को देखा। वो सचमुच व्यंग अथवा परिहास नहीं कर रहा था, अपितु काफी प्रसन्न और ऐसा लग रहा था मानो किसी भारी संकट से बचे जाने पर अपनी प्रसन्नता को संभाल न पा रहा हो। अनीता की बहन होने के कारण प्रभा ने विजय की प्रसन्नता को अपना अपमान तो समझा, किंतु कुछ कहना उचित नहीं था। अंततः वह चुप रही। विजय बोला, भाभी सारी बातें कहने सुनने का समय नहीं, कभी समय आएगा तो सब जान जाओगी। किंतु हाँ, यदि कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अनीता से विवाह न होने के लिए मुझे सौभाग्यशाली कहेंगी और मुझे इस बात का मुझ पर अभिनंदन करेंगी।